19 अक्टूबर 2025 की ये बात है। जम्मू कश्मीर का एक जगह लगती है बनपोरा नौगाम। बनपोरा नौगाम में जैश ए मोहम्मद के कुछ पोस्टर थे जो दीवारों पर चस्पा किए हुए थे। इसी बीच में जम्मू कश्मीर की पुलिस को वो पोस्टर दिखाई दे जाते हैं। पुलिस ने इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया और ये जानने की कोशिश की कि आखिरकार दीवारों पर ये जैश ए मोहम्मद की जो पोस्टर हैं किसने चस्पा किए हैं। ये पाकिस्तान का आतंकवादी संगठन है और कश्मीर में आखिरकार यहाँ पर इसका क्या काम है। बस ये बात जानने की कोशिश की जा रही थी और एक नाम सामने आता है, डॉक्टर आदिल अहमद। डॉक्टर आदिल अहमद का नाम आता है, उससे गिरफ्तार किया जाता है। उससे पूछा जाता है कि आखिरकार पोस्टर को चस्पा करने के पीछे का क्या कारण है, तुम क्या इस देश में आतंकी साजिश को अंजाम देने की कोशिश में जुटे हुए हो। पुलिस अपनी तरीके से काम कर रही थी और एक नाम सामने आता है हरियाणा के गुरुग्राम का। यानी कि गुरुग्राम में एक अल फलाह यूनिवर्सिटी है और अल फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर एक सीनियर डॉक्टर है जिसका नाम डॉक्टर शकील मुजम्मिल होता है। पुलिस ने अभी तक जम्मू कश्मीर की पुलिस इसमें काम कर रही थी और जैसे ही हरियाणा के गुरुग्राम का नाम सामने आता है तब हरियाणा की पुलिस से भी संपर्क किया जाता है। अब जम्मू कश्मीर, हरियाणा की पुलिस और साथ ही इंटेलिजेंस ब्यूरो को भी इसमें शामिल कर लिया जाता है और तीनों ने मिलकर एक ज्वाइंट ऑपरेशन करना शुरू कर दिया ताकि यह पता चल सके कि आखिरकार पूरा मामला क्या है। तभी 30 अक्टूबर 2025 को डॉक्टर मुजम्मिल शकील को गिरफ्तार कर लिया जाता है, पकड़ा जाता है। पकड़ने के बाद उससे पूछताछ की जा रही थी कि हमें कुछ पुख्ता जानकारियां मिली हुई, पुख्ता कुछ सबूत मिले हैं कि तुम्हारा कुछ कुछ बड़ी घटना को तुम लोग अंजाम देने वाले हो। इससे पहले कि वो कोई बात बता पाता, पुलिस को ये जानने में कई दिन का समय लग जाता है। ये तारीख थी 9 नवंबर 2025 को। पुलिस ने हरियाणा प्रदेश के फरीदाबाद के पास में एक गांव लगता है, इसका नाम धोज गांव लगता है। धोज गांव में एक ऐसा मकान था जो एक तरह से गोदाम के रूप में जिसका इस्तेमाल किया जा रहा था। पुलिस ने जब वहां जाकर रेड मारी, जाकर वहां देखने की कोशिश की तो वहां पर 12 छोटे बड़े सूटकेस मिलते हैं। जब उन सूटकेसों को देखा जाता है तो उसके अंदर 358 किलोग्राम विस्फोटक पदार्थ थे। ऐसे विस्फोटक पदार्थ यदि वो फट जाए या उसका गलत रूप में इस्तेमाल कर लिया जाए तो कई किलोमीटर तक धमाका होगा जिसमें बड़ी संख्या में जान जा सकती हैं, बड़ी संख्या में नुकसान हो सकता है। तो पुलिस ने अब आगे की ओर जब देखना शुरू किया, पड़ताल करना शुरू किया है तो इसी जगह पर पुलिस को असोल्ट राइफल मिलती है AK-47 से। थोड़ा सा साइज इसका छोटा होता है, मारक क्षमता उसकी AK-47 से कम नहीं होती। 3 मैगजीन मिलती हैं इस डॉक्टर की निशानदेही के आधार पर। 84 जिंदा कारतूस मिलते हैं, एक पिस्टल मिलती है, 8 लाइव राउंड मिलते हैं। जैसे ये इतना सब कुछ मिल जाता है, मिलने के बाद अब चाहे IB हो, हरियाणा पुलिस हो, जम्मू कश्मीर पुलिस हो, वो एक तरह से अपने मन में खुशी मना रही थी। खुशी इसलिए मना रही थी, उन्हें लग रहा था कि हमने देश में होने वाली कोई बड़ी आतंकी घटना को टाल दिया है, खत्म कर दिया है, उसको नेस्ता नाबूद कर दिया है। बस ये सोचकर वो अभी इस बात की खुशी मना रहे थे, या कह सकते हैं कि पुलिस अपनी जांच पड़ताल को और आगे बढ़ा रही थी इससे पहले कि पुलिस, IB और या फिर और जांच एजेंसियां किसी जांच नतीजे पर पहुंचती। एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। ऐसा धमाका हो जाता है कि उस धमाके की गूंज पूरे हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि आसपास के मुल्कों तक भी सुनाई देती है। इसमें लगभग 12 या 13 लोग मारे जाते हैं, करीब करीब 29 लोग इसमें घायल हो जाते हैं। क्या है पूरी कहानी, इस कहानी के माध्यम से जानने की और समझने की कोशिश करते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली लाल किला से लगभग 300 मीटर दूर लाल किला मेट्रो स्टेशन है। उसका गेट नंबर है 1 और ये तारीख है 10 नवंबर 2025 की शाम लगभग 6:52 के आसपास, जब वाहन धीरे धीरे, क्योंकि ये एक ऐसी जगह है जहां सामने लाल किला है तो दूसरी तरफ चांदनी चौक है। यहां पर भीड़ अक्सर रहती है, चाहे रात हो या फिर दिन हो। यहां लोग एक दूसरे से सट के चलते हैं, वाहन भी एक दूसरे से सट के ही चलते हैं, धीरे धीरे चलते हैं। और जब लाल बत्ती हो जाती है तब कुछ स्थिति और भी भयानक हो जाती है, क्योंकि ज्यादा वाहन हो जाते हैं, धीरे धीरे करके कदम आगे बढ़ते हैं। इसी बीच में एक जोरदार धमाका होता है और जैसे ही धमाका होता है तो एक आग का गुब्बारा जो होता है वो चारों तरफ फैल जाता है। इसकी गूंज लगभग 1 किलोमीटर के दायरे में सुनाई देती है। लोग ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार है तो है क्या। जो भी आसपास के लोग थे जो एक दूसरे से सटके चल रहे थे, जो वाहन थे वो जो सटके चल रहे थे, उस आग के गोले ने बड़ी संख्या में वाहनों को भी अपनी चपेट में ले लिया, बड़ी संख्या में लोगों को भी अपनी चपेट में ले लिया। बस इस जोरदार धमाके के बाद लोगों में भगदड़ मच जाती है। अपनी जान बचाने की तमाम कोशिशें कर रहे थे, लोगों में चीख पुकार मच जाती है, एक दूसरे की जान बचाने की कोशिश भी कर रहे थे। जो इस धमाके की जद में आ जाता है उसके चिथड़े उड़ जाते हैं, जो इस धमाके की उस आग के गुब्बार में आ जाता है वो बुरी तरह से झुलस जाता है, जल जाता है। यहां बस चीख पुकार मचना शुरू हो जाती है। जिसको जैसा मौका मिल रहा था वो वैसे ही बचने की कोशिश कर रहा था और एक दूसरे को भी बचाने की कोशिश में जुट जाता है। और आग का जो रूप था वो
विकराल रूप होता चला जाता है। तभी नजदीक की पुलिस को सूचना दी जाती है, फायर ब्रिगेड को भी सूचना दी जाती है। जैसी सूचना मिलती है, टीमें मौके पर पहुंचने के बाद ये जांच पड़ताल करना शुरू कर देते हैं। इसी बीच में कई वीडियो थे जो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल होना शुरू हो जाते हैं, जैसे वाहनों में आग लग रही थी, लोगों में भगदड़ मची हुई थी। एक वीडियो ऐसा भी था जिसमें यह कहते हुए सुना जा रहा था कि एक i20 कार है जिसके पिछले वाले हिस्से में जहां पर सीएनजी का जो सिलेंडर है वो रखा होता है, उसमें बड़ा धमाका हुआ है, उसकी वजह से धमाका हुआ है। कुछ इस तरह की बात थी। सभी तरह के लोग थे, अपने अपनी तरह से अंदाजा लगाए जा रहे थे। पुलिस मौके पर पहुंचती है, घायलों को तुरंत ही तत्काल प्रभाव से हॉस्पिटल पहुंचाती है। जो मृतक थे उनकी पहचान करना भी मुश्किल हो रहा था और गिनती ये जब शुरू होती है तो कभी 8 गिनती, कभी 9, कभी 10, कभी 11, इस तरह से वक्त दर वक्त गिनती आगे बढ़ती चली जाती है। जब हम इस घटनाक्रम को सुना रहे थे तब इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी रिपोर्ट में 13 मृतकों की संख्या बताई थी और लगभग 21 या 22 के आसपास घायलों की संख्या बताई थी। अब पुलिस हो या फिर जांच एजेंसियां हो, सभी मौके पर पहुंचने लगती हैं, जांच पड़ताल करने में जुट जाती हैं कि आखिरकार ये कोई आतंकवादी घटना है या सचमुच कोई सिलेंडर ही फटा है या सीएनजी का कुछ लीकेज हुआ था, क्या है पूरा मामला। जब पुलिस प्रशासन जांच टीमें से जांच पड़ताल में जुटी हुई थी तभी सीसीटीवी कैमरे खाने जाते हैं और सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से ये पता चलता है कि i20 कार जिसका नंबर था HR26 CE7674, इस गाड़ी के बारे में जब जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही थी तो ये जानकारी मिलती है सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से। जैसे जैसे कैमरे बैक कर रहे थे, बहुत बड़ी संख्या में पुलिस वाले इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाते हैं। ये 10 नवंबर 2025 की सुबह लगभग 7:30 बजे के आसपास एशियन हॉस्पिटल फरीदाबाद में ये गाड़ी देखी जाती है। यहां से निकलने के बाद टोल रिकॉर्ड के अनुसार 8:30 बजे के आसपास बदरपुर टोल पर ये फरीदाबाद से दिल्ली की तरफ रुख करती है और यही गाड़ी जिसमें ब्लास्ट होता है, धमाका होता है, उस गाड़ी ये ओखला इंडस्ट्री एरिया की तरफ जाती है और वहां पर जब इसमें शायद तेल खत्म हो रहा था या कम हो रहा था तब ये तेल भी भरवाती है। यहां के बाद यही गाड़ी जो i20 कार है वो लाल किला परिसर में सुनहरी मस्जिद के पास पार्किंग में जाकर खड़ी हो जाती है दोपहर 3:19 के आसपास और शाम 6:48 तक ये पार्किंग में रहती है। और जैसे पार्किंग से निकल के जाती है पूरा देश इस कार के बारे में जानने में जुट जाता है और सबसे ज्यादा जानने में जुटे हुए थी जो एजेंसियां थी, जांच एजेंसियां, चाहे वो एनआईए हो, चाहे वो आईबी हो, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो या फिर अभी कई दिनों से जो काम कर रही थी हरियाणा पुलिस हो या फिर जम्मू एंड कश्मीर की पुलिस हो। अब इसी बीच में एक नाम सामने आता है जो कि आरटीओ के दफ्तर में इस नंबर के बारे में पता निकाला जाता है कि ये कार किसके नाम पर रजिस्टर्ड है। इसमें जो धमाका हुआ था आखिरकार इसकी मालिक का नाम पता चलता है जिसका नाम था मोहम्मद सलमान, शांति नगर हाउस नंबर 631/21, ये यहां पर रहता है, गुरुग्राम, यह हरियाणा का ही एड्रेस है। पुलिस जब इसे घर जाती है तो घर जाने के बाद पता चलता है कि ये मोहम्मद सलमान का घर नहीं है बल्कि ये घर तो दिनेश का है। अब दिनेश का दरवाजा खटखटाया जाता है, उसकी मां भी निकल के आती है, दिनेश भी निकल के आता है। उससे पूछा जाता है कि मोहम्मद सलमान से हमें बातचीत करनी है, उसके बारे में कुछ जानकारी जुटानी है। घर वाले कहते हैं कि ये घर दिनेश का है ना कि मोहम्मद सलमान का है। यहां मोहम्मद सलमान जो था साल 2016 में आता है, साल 2021 के बाद यहां से चला जाता है। जब लॉकडाउन लगा हुआ था एक कमरे में रहता था, उसी में वो अपनी जिंदगी गुजर बसर कर रहा था, गिलास की कंपनी में काम करता था। फिलहाल अब वो ग्लोबल सोसाइटी सोहाना में शिफ्ट हो गया है। तभी पुलिस की टीम जो होती है वो इसे दिनेश को अपने साथ लेके जाती है ताकि ये पता चल सके, उसकी चेहरे की पहचान हो सके कि मोहम्मद सलमान कैसा दिखता है, कैसा नहीं दिखता है, कहाँ रहता है, कहाँ नहीं। जब उसके उस एड्रेस पे पुलिस जाती है, दरवाजा खटखटाया जाता है तो उसकी बेटी निकलती है। बेटी पूछती है जी क्या बात है, आपको किससे बात करनी है। तो उनसे कहा जाता है कि हमें मोहम्मद सलमान से बात करनी है। वो कहती है कि मोहम्मद सलमान तो अंदर घर में सोए हुए हैं, मैं अभी उठा कर लेके आती हूँ, वो मेरे अब्बू लगते हैं। इस तरह से वो लड़की अंदर जाती है, अपने अब्बू को बाहर लेके आती है। बाहर कुछ अधिकारी खड़े हुए थे, पुलिस वाले खड़े हुए थे, जांच एजेंसियों के ऑफिसर्स खड़े हुए थे। मोहम्मद सलमान जब उनसे बातचीत शुरू होती है तो उनको वो पहले तो हिरासत में लेते हैं। हिरासत में लेने के बाद उनसे पूछते हैं कि HR26 CE7674 इस गाड़ी के बारे में आप क्या जानते हैं। वो कहता है कि साहब ये गाड़ी मेरे नाम पर रजिस्टर्ड थी लेकिन फिलहाल मेरे पास ये गाड़ी नहीं है। अब से लगभग 1.5 साल पहले उसने इस गाड़ी को देविंदर नाम के एक व्यक्ति को बेच दिया था और देविंदर नाम के व्यक्ति के पास ही ये गाड़ी होगी, उसके बाद इसके पास कोई जानकारी नहीं है। पुलिस ने बस एक चैन से दूसरी चैन की कड़ियों को आपस में जोड़ना शुरू किया है और जैसे चैन दर चैन जोड़ने की कोशिश की जा रही थी तो पता चलता है कि 1 साल में इस कार को जिसका नंबर HR26 CE7674 7674 गाड़ी को 1 साल में 7 अलग अलग लोगों ने खरीदा था। 7 अलग अलग इसके मालिक बन जाते हैं और अंत में जो इसका मालिक होता है जिसका नाम तारिक होता है, तारिक ने अंत में खरीदी थी, जो कि जम्मू कश्मीर के पुलवामा का रहने वाला होता है। बस पुलिस के कान यहीं से खड़े हो जाते हैं। अब पुलिस के दिमाग में बिल्कुल इस बात सटीक बिल्कुल फिट हो जाती है कि शायद ये गैस सिलेंडर तो फटा नहीं है, सीएनजी तो फटा नहीं है, जरूर कुछ ना कुछ इसमें झोल है। अब इस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू किया गया।
तो सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से अब जो ड्राइवर है उसके चेहरे को पहचानने की कोशिश की जा रही थी। हालांकि उसने काले रंग का एक मास्क लगाया हुआ था। चाहे दिल्ली हो या मुंबई हो, ऐसे बड़े बड़े शहर जो हैं उसमें कुछ इस तरह के महंगे महंगे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। यदि उन सीसीटीवी कैमरे की रेंज को देखा जाए तो बताया जाता है कि 1-1.5-2 किलोमीटर तक की रेंज के ये बहुत ही साफ सुथरा देख सकते हैं। तो वो दिल्ली की जैसी जगह में, और वो भी लाल किले के आसपास की बात हो, चांदनी चौक के आसपास की जो बड़ा सेंसिटिव एरिया माना जाता है, वहां से कोई व्यक्ति अगर गुजरे तो जाहिर सी बात है उसके तो एक एक अंग को भी देखा जा सकता है। उस कैमरे में इतनी क्वालिटी होती है। जब कैमरे की उस क्वालिटी के माध्यम से पता करने की कोशिश की जा रही थी, जहां जहां से वो कार चली थी, आ रही थी, जा रही थी, हर जगह जहां उसने तेल डलवाया था, वहां से जब पता चलता है तो एक व्यक्ति जिसकी शक्ल काफी मैच कर रही थी डॉक्टर मोहम्मद उमर नबी उर्फ उमर मोहम्मद से। हालांकि उसने मास्क लगाया हुआ था। जब उसके बारे में पता चलता है तो वो फिलहाल वर्तमान में अल फलाह मेडिकल कॉलेज में इसकी पोस्टिंग होती है, और वही ऐसा दावा किया जा रहा था कि वही कार में बैठा हुआ था। और जब ये कार फटती है, जब ये कार में धमाका होता है, तो वो भी धमाके में उसके भी, डॉक्टर के भी चीथड़े उड़ जाते हैं। लेकिन जब पुलिस ने और थोड़ी सी इसके बारे में जांच पड़ताल करना शुरू किया है तो ये उमर ने जेएमसी श्रीनगर से एमडी की पढ़ाई की थी। एमडी की पढ़ाई करने के बाद अनंतनाग में सीनियर रेजिडेंट भी रहा था, और उसके बाद वो फरीदाबाद में आकर शिफ्ट हो जाता है। एक तरफ तो ये धमाका होता है, और उससे ठीक 24 घंटे पहले 10 नवंबर को हरियाणा के फरीदाबाद के पास हौज गांव जो लगता है, उसमें वहां बड़ी मात्रा में 358 किलोग्राम के आसपास जो विस्फोटक पदार्थ था, और पुलिस ने और जांच एजेंसियों ने उन कड़ियों को आपस में जोड़ना शुरू किया है। और जैसे ये खबर सोशल मीडिया पे, अखबारों में या फिर अलग अलग टीवी चैनल्स पे चलना शुरू होता है, तो फिर देश के प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो या फिर गृह मंत्री हो, सभी ने इस मामले में अपडेट लेना शुरू कर दिया, खबर लेनी शुरू कर दी, और ये जांच पड़ताल के लिए आदेश भी दिए कि जो भी होगा दोषी उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाना चाहिए। हालांकि जम्मू कश्मीर की पुलिस ने तमाम कोशिशें की, मेहनत की, लेकिन शायद उसकी मेहनत में थोड़ी सी देरी हो गई थी। यदि और थोड़ा सा तेजी से जांच होती तो जैसे कि फरीदाबाद में 358 किलोग्राम ये विस्फोटक पदार्थ पकड़ा गया था, हो सकता है कि डॉक्टर उमर भी पकड़ा जाता और शायद ये धमाका वगैरह नहीं होता। हालांकि पुलिस अभी इस मामले की जांच पड़ताल में, जांच एजेंसी ये जो गृह मंत्रालय की तरफ से एनआईए को जांच सौंपी गई है, और जो जम्मू कश्मीर की पुलिस है, इस डॉक्टर उमर की मां और भाइयों को भी हिरासत में लिया गया है, डीएनए सैंपल लिया गया है, ताकि जांच पड़ताल हो सके कि गाड़ी के अंदर जो शख्स बैठा हुआ था, ड्राइवर बैठा हुआ था, क्या वाकई डॉक्टर उमर था या फिर कोई और बैठा हुआ था। अभी इस हर एक छोटे से छोटे पहलू की जांच पड़ताल की ही जा रही थी। ये डॉक्टर मुजम्मिल शकील, जो कि इसके बारे में 358 किलोग्राम जो विस्फोटक पदार्थ इससे बरामद हुआ था, तो जब इसके सीडीआर, इसकी लोकेशन, इसकी जो संपर्क में जो लोग थे उनके बारे में जब पता करने की कोशिश की गई, तो लखनऊ के खंदारी बाजार के रहने वाली एक डॉक्टर शाहीन शाहिद, इनके बारे में पता चलता है, जो कि स्लीपर सेल का काम करने लगती हैं। ऐसा अभी दावा किया जा रहा है, पुख्ता नहीं है, अभी किसी ने अपनी फाइनल रिपोर्ट नहीं दी है, लेकिन ऐसा ही बताया जा रहा है कि भारत में जमातुल मोमिनात की ये हेड बताई जाती है, जिस ग्रुप को जैश जो कि पाकिस्तान का एक ऐसा संगठन है जो आतंकवाद को बढ़ावा देता है, आतंकवाद की घटनाओं में वो लिप्त रहता है, उसी का ही एक हिस्सा है, और उसी का ही एक बड़ा आतंकवादी है, जो उसकी बहन उस ग्रुप को हैंडल कर रही है। और इंडिया के अंदर डॉक्टर शाहीन शाहिद का नाम आता है। शाहीन शाहिद के बारे में जब हमने जानने की कोशिश की, तो गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज कानपुर है, वहां की जानी मानी लेक्चरर रही थी, प्रवक्ता रही थी, और फिलहाल ये हरियाणा के फरीदाबाद में अपने रह रही थी। पुलिस ने जब जांच पड़ताल की तो इनके बारे में जब जानकारी मिलती है, साथ ही मडियाब थाना लगता है, वहां पर इनके भाई डॉक्टर परवेज अंसारी होते हैं, उनके घर में लगभग 3 घंटे तक तलाशी ली जाती है। हालांकि पुलिस को अभी कोई ऐसी बात सामने पुलिस ने नहीं रखी है, क्योंकि हो सकता है कि गोपनीय, हो सकता है जांच का हिस्सा हो, या अभी वो बताना नहीं चाहते हों। लेकिन जो भी इस घटना के अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ रहे हैं, उन सभी को गिरफ्तार किया जा रहा है, जांच पड़ताल की जा रही है। साथ ही जो अल फलाह यूनिवर्सिटी है वो भी जांच के घेरे में आ चुकी है। ऐसा दावा किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि उसमें कई लगभग 7-8 लोगों को उसमें हिरासत में लिया है। जो डॉक्टर पकड़े गए हैं या डॉक्टर मारा गया है, उसके इर्द गिर्द उसके जो संपर्क में जितने भी लोग थे। और इस घटना ने पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिरकार ऐसा इस घटना को क्यों अंजाम दिया गया। जो मरने वाले हैं उसमें कई लोग तो ऐसे हैं जिनके शरीर के पूरी तरह से चीथड़े उड़ चुके हैं, जिनकी पहचान कर पाना बहुत मुश्किल है, और कई लोग घायल हो चुके हैं। वो लोग थे जो या तो चांदनी चौक में खरीदारी करने के लिए आए थे, या फिर घूमने के लिए आए थे, या लाल किला देखने के लिए आए थे। वो सब आम लोग थे, बेकसूर लोग थे, इनका कोई इस पूरे घटनाक्रम से किसी भी उससे कोई लेना देना नहीं था, लेकिन बेवजह उनको मौत की नींद सुला दिया, किसी के हाथ पैरों से किसी को अपंग कर दिया गया। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है।
आपको सचेत करना है। 11 नवंबर को मेरा खुद का जन्मदिन होता है। उस्मान सैफी को जो बहुत सारे बड़ी संख्या में लोगों ने जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं, मुबारकबाद दी है, उसके लिए मैं आप सभी का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं। साथ ही रीना सिंह है, आज इनका भी जन्मदिन है। रीना सिंह को भी जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तेजवीर सिंह जो कि हापुड़ के पास पिलखुआ हापुड़ के पास एक जगह है, वहाँ के रहने वाले हैं, उनको भी जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। और एक दिन पहले यानी कि 10 नवंबर को आबिद कमाल जो फार्मासिस्ट हैं, जो उत्तर प्रदेश बुलंदशहर के रहने वाले हैं, उनका भी जन्मदिन था। उनको भी जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। और कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें हरपाल सिंह, डॉक्टर आरिफ नोमान आरिफ जो कि दिल्ली से हैं, राजकुमार, कराम खान, ओमेंद्र राठौर, मोहसिन राशिद, मोहम्मद नसीम, डॉक्टर नवाबुद्दीन सैफी, तारिफ अली, मुकेश पांडे, अरुण कुमार, कुंदन मल सुधार, प्रिंस गुप्ता, शौकीन अली, नारायण सिंह, शेरू शाह, जीतू पटेल, रोहित राणा। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।